हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज बढ़ते हैं हम आरआरबी एनटीपीसी का जो मैथ का सवाल है 10 जनवरी को पूछा हुआ उसका एनालिसिस करते हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा आप प्यार दे रहे हैं हमारी वीडियो को, तो चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए आपके काम करते हैं, है ना। आइए, सबसे पहला सवाल जो कि 10 जनवरी को पूछा गया, मैंने आपको बताया कि मैं एक दिन लेट लेकर आता हूं, उस क्वेश्चन का अच्छे तरह से जांच पड़ताल करता हूं, फिर आपको पढ़ाता हूं। चलिए, डेली हम रात में एक पोस्ट डालते हैं जहां सारे बच्चे कमेंट करके बताते हैं, जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं उन्हें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मंगवाता हूं, कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं। कहता है सेब की कीमत में 15% गिरावट के कारण एक क्रेता को 240 रुपए में 2 केजी अधिक सेब खरीद सकता है। सेब का प्रति किलोग्राम नई कीमत क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सेब की कीमत में 15% गिरावट हुआ ना, तो 240 रुपया में 2 केजी अधिक सेब खरीद लिया, मतलब पहले जितना केजी खरीदते थे उससे 2 केजी अब ज्यादा मिल रहा है, वह पैसा में 240 रुपया में। यानी सुनिए, यानी कि 240 का ये जो 15% गिरावट हुआ ना, जो दाम, उसी दाम में हमको 2 केजी खरीदा गया है। समझे कि नहीं? अब चलिए, तो प्रतिशत हटा लीजिए, तब बट्टा में 100 ले आइए। अब आइए, 0 से 0 काट दीजिए। अब 5 से काटिए 3 बार में, अब 5 से काटिए 2 बार में, 2 दूना 4 हुआ, तो 4 छक्के 24। अब लीजिए 36 18, यानी 18 रुपया प्रति केजी कहिएगा नया दाम, ठीक ना। 18 रुपए प्रति केजी नया दाम। पूछ सकता है आपसे सवाल कि जरा बताओ कि प्रारंभिक कीमत क्या था, प्रारंभिक कीमत। तो इस हालांकि इस सवाल का जवाब हो गया जो आपसे पूछा, लेकिन अगर प्रारंभिक है ना, तो सोचना कि 15% गिरावट हुआ था, 15% का मान 3/20 घटा दीजिए तो 17/20, ठीक। अब 18 रुपया में उल्टा गुना कर दीजिए 20/17 से, ये 20 ऊपर 17 नीचे, ये पहले का क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है, जो भी आ जाए। अगला सवाल पर आ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 3 नमूनों में दूध तथा जल का अनुपात 1:3, 3:5, 11:5 है। तीनों नमूनों के समान मात्रा को लेकर एक मिश्रण बनाया जाता है। एक नए मिश्रण में दूध तथा जल का अनुपात क्या होगा? एक बात बताइए, 3 नमूना यानी 3 बर्तन है मान लीजिए कहीं, तो उस 3 बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो पहला बर्तन में 1:3 में है, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 में, और तीसरा बर्तन है उसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है 11:5 का है। कहता है सब को उठाकर एगो चौथा बर्तन में डाल देंगे, एक चौथा बर्तन में डाल देंगे, तो चौथा बर्तन में जो आप डाल दीजिएगा तो इसमें मिल्क वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, सो बताइए जरा। तीनों के समान मात्रा को तीनों के समान मात्रा को मिलाकर, सुनिएगा, पिघलाने वाला भी सवाल रहता है, लेकिन इसमें सुनिए एक बात बताइए। इसमें देखिए वाटर बहुत ज्यादा है, नहीं देखिए मिल्क 1 तो वाटर 3, मतलब अगर मिल्क 1 लीटर तो वाटर 3 लीटर, ऐसा है। इसमें 3:5 में, इसमें भी वाटर ज्यादा है मिल्क से, इसमें देखिए इसमें वाटर कम है मिल्क से, है ना। तो इसमें थोड़ा कम पानी दिख रहा है, दूध ज्यादा दिख रहा है, इसमें दूध कम पानी बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसमें भी दूध कम पानी ज्यादा दिख रहा है ना। लेकिन अब तीनों के समान मात्रा को उठाकर डालेंगे चौथा में, तो उधर थोड़ा सा बैलेंस होगा, नहीं। सुनिएगा, अब क्या करेंगे, तो इस तीनों बर्तन में जितना पानी रेशियो में होगा वही पानी ना जाएगा चौथा बर्तन में, और इस तीनों बर्तन से जिस रेशियो में दूध होगा वही दूध जाएगा इस चौथा बर्तन में। तो एक काम करना, ऐसे सवाल में टोटल मिल्क, सुनिएगा TOTAL, टोटल मिल्क पहले पता कर लीजिए, कितना मिल्क इसमें, 1 कुल कितना मात्रा में, 4 में, 3×4 में, इसमें मिल्क कितना 3, कुल कितना मात्रा में, 3×5 8 में। चलो इसमें मिल्क कितना 11, कितना मात्रा में, 11×5 16 में। अब क्या करो, आप इसका एलसीएम ले लो, तो भैया एलसीएम तो 16 ही होगा, 4 चौका 16 तो हुआ 4, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 तिहाई 6, 16 कम 16 तो 11, 6 4 10, 11 21 हुआ।
21/16 भाग जो आया, क्या आया जानते हैं? वो आया मिल्क की मात्रा तीनों बर्तन से। अब देख लेंगे कि टोटल वाटर कितना। तो वाटर इसमें से जाएगा 3, कुल कितना में? 3 1 4 में। इसमें वाटर जाएगा 5, कुल कितना में? तो 8 में। इसमें वाटर जाएगा 5, कुल कितना में? 11 5 16 में। एलसीएम हुआ हमारा 16। तो सुनो सुनो सुनो, चलो 4 चौके 16, 3 चौके 12, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 16 कहीं 16 तो 5, ये 10 12 22 5 27, ये 27/16 हुआ। तो इस चौथा बर्तन में दोस्तों मिल्क वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? मिल्क तो यही 21/16 आएगा और वाटर कितना जाएगा? 27/16। ये 16 से 16 कट गया है, 16 से 16 कट गया। अब 3 से काटोगे ऊपर 7 बार में, या 3 से काटोगे 9 बार में, 7:9 में हो जाएगा। एक चौथे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो हो जाएगा 7:9 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल यहां क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है 50 और 100 के बीच 5 से कटने वाली कितनी संख्या है? और कभी ऐसे रहता कि 50 से 100 तक, है ना, 5 से कटने वाली, सुनिएगा, कटने वाली कितनी संख्या है? यह बात भी बता देते हैं, क्या पता अगला दिन आपसे पूछ लिया जाए यही बात। 50 से 100 तक 5, चूंकि ये 2 दिन रिपीट, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप का क्वेश्चन। 50 से 100 तक 5 से कटने वाली कितनी संख्या? तक लगा दिया, इसमें बीच लगा दिए। सुनिए, दोनों में 2 बात है। 50 और 100 के बीच मतलब 50 और 100 को छोड़कर कितनी संख्या है ये पता कर लो। तो इसके लिए आप डिफरेंस निकालना, पहले डिफरेंस आया ना 50, तो संख्या हो जाएगा बीच वाला में, जब बीच का चर्चा होगा तो संख्या हो जाएगा डिफरेंस जितना है उससे 1 कम, यानी 50 से 1 कम। दोस्तों 49 संख्या है। आपका जो आंसर निकालना है ना, सुनिए, अगर कहा था 50 से 100 के बीच कितनी संख्या पता करते, डिफरेंस में से बस 1 घटा देते, 49 गो संख्या। लेकिन कहता है 50 से 100 के बीच 5 से कटने वाली कितनी संख्या है? तो 50 से 100 के बीच में संख्या तो 49 गो न है। 49 में भाग दे दीजिए 5 से। आप पूरा पूर्णांक में लिखिए, दशमलव वाला नहीं लिखिएगा। 5×9 = 45, 5×50, 5×9 = 45, 9 दशमलव कुछ आएगा तो कहिएगा 9 गो संख्या कटेगा। ठीक, लेकिन अगर तक वाला सवाल होता कि 50 से 100 तक 5 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो पहले पता करते डिफरेंस कितना 50, अब तो संख्या कितना हुआ, क्योंकि चर्चा तक का है तो डिफरेंस +1, यानी सुन लीजिए 50 अब +1 51 गो संख्या है। 51 गो, 2 गो आ गया, इसमें 49 गो हुआ था क्योंकि 2 गो छूट गया था बाउंड्री वाला। और जब तक की बात हुई 50 से 100 तक, तब बाउंड्री वाला भी संख्या शामिल हो गया। सुन लीजिएगा, तो 51 गो संख्या हुआ। तो अगर कहता कि 5 से कटने वाली कितना है, तो सुनो, ये 51 को संख्या में ना 5 से भाग देते, 51 है, 51 में 5 से भाग देते, 5 दहाई 50, भागफल के पूर्णांक भाग लेते, दशमलव वाला को नहीं लेते। ठीक, चलिए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए आपके सामने एक सवाल है और इसका ऑप्शन ए यहां सुधार दिया मैंने। ठीक, कहता है कि निम्न में से कौन असंगत है, मतलब इनसे अलग है। तो आप यहां देखो 1331 11 का क्यू है। अच्छा, ये देखो 2197 13 का क्यू, ये 11 का क्यू, और 1728 जो है 12 का क्यू है। ये किसी का क्यू नहीं है, तो यही हो गया अलग। ठीक ना, बाकी सब पूर्ण घन संख्या थी। आइए चलिए अगला ध्यान देना, 5वां सवाल। यदि किसी सिग्नल पर लगे 3 प्रकार की बत्तियां क्रमशः 40, 60 और 180 सेकंड के अंतराल पर जलना प्रारंभ करती है, यदि वह पहली बार 8:20 में जली है तो अगली बार पुनः कितने बजे जलेगी? ध्यान दीजिएगा, किसी सिग्नल पर 3 बत्तियां लगी हुई है,
तीनों के जलने का अलग अलग समय दिया हुआ है और उन समय का जो अंतराल है वो 40, 60 और 180 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। ठीक, चलिए, तो अब कहता है सवाल क्या, अब सवाल कहता है कि अगर सभी 8:20 में एक साथ जली थी, लेकिन अगले बार से डिफर हो जाएगा। अभी मान लीजिए सबके स्विच टिप दिए, तो टिप दिए तो भूख से जला एक के बाद, लेकिन ई फिर 40 सेकंड बाद जल जाएगा, ई जलेगा 60 सेकंड के बाद, ई जलेगा 180 सेकंड के बाद, लेकिन जलते 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 आगे पीछे जलते जलते एक बार ऐसा होगा कि फिर से टकराएगा, सब के बत्ती एक के बार भूख से जलेगा, ऐसा जरूर होगा। तो सुनिए, इसके लिए आपको एलसीएम करना होगा। अलग अलग समय का अंतराल पता था, अगर उन सभी के एक साथ समय का अंतराल चाहिए तो एलसीएम बनाना होगा। एलसीएम का तरीका है बड़का संख्या को बाकी दोनों छोटका काटे, यानी जितना छोटका रहे वो सब काटे। तो 180 कोई नहीं काट रहा है, 180 को 60 काट रहा है, 60 3 180, लेकिन 40 नहीं कटेगा, 0 से 0, 4 से 18 नहीं कटता है। 180 का टेबल पर ही अगर आता है तो 180 दूना 360। अब देखो 360 कटा क्या, 360 सबसे कट जाएगा, तो 360 सेकंड कहेंगे। 360 सेकंड के अंतराल पर सभी बत्तियां यानी तीनों बत्तियां एक साथ जलेगी। तो भैया मिनट में कितना हुआ, 360 को 60 से भाग दिया, 0 से 0, 6 36, यानी 6 मिनट पर एक साथ जलेगी। यानी अभी अगर जली होगी तो 6 मिनट बाद फिर जलेगी, फिर 6 मिनट बाद जलेगी। यानी दोस्तों 8:20 में तो बोला ही जा रहा था कि जली थी, जली थी कितना में, 8:20 में, तो उसमें 6 मिनट और ऐड कर दीजिए, 6 मिनट ऐड कर दीजिए, इधर घंटा है। अब कहेंगे पुनः जलेगी, ये सब बात एग्जाम में मत लिखना है ना, ये हम ऐसी कह रहे हैं। पुनः जलेगी 8:26 पर, इतना बजे कहिए है ना, 8:26 बजे। ठीक, चलिए अगला सवाल आ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं जरा क्या कहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक व्यक्ति 45 रुपया प्रति केजी के दर से 20 केजी सेब खरीदता है तथा उसे 54 रुपया प्रति केजी के दर से बेच देता है, लेकिन उसमें से 1.5 केजी खराब निकल जाता है। खराब सेब को वह 10 रुपये प्रति केजी के दर से बेच देता है, तब बताए कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। बड़ा तेज आदमी है सर, लहबो बेच दिया। देखिए क्या कह रहा है जानते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कम दिखता है का, क्वेश्चन कम दिख रहा है तो थोड़ा सा हम ही काला दिख जाए, ठीक है। चलिए आइए, तो अब ठीक लग रहा होगा थोड़ा सा। आइए, सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 45 रुपया प्रति केजी के दर से 20 केजी सेब खरीदा, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 45 रुपये खरीदा है 20 केजी, 45 दूना होता है 90 और 900 रुपया हो गया उसका क्रय मूल्य। उसे 54 रुपये प्रति केजी के दर से बेच देता है, लेकिन उसमें 1.5 केजी खराब निकल जाता है। ठीक है, 1.5 केजी ने खराब निकला, उसको 10 रुपये बेच दिया है। तो अब एसपी निकालते हैं। एसपी पहले सुनिए, 1.5 केजी हटा दीजिए 20 में से, 18.5 बचा। देखिए 18.5 बचा ना, 1.5 केजी हटा दीजिएगा तो आधा आधा 1 हुआ, तो ये हो गया 19 1 20 है ना। 18.5 को 18 दूना 36, 37/2 केजी लिख सकते हैं। उसने 37/2 केजी को 54 रुपया प्रति केजी के दर से बेचा, प्लस जो 1.5 केजी है 3/2 केजी उसको बेच दिया वो 10 रुपये, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 2 से काट दिया 27 दूना 54। अब चलिए, अब 2 से काट दिया तो 5 बार में, अब 5 ये हो गया 15, और ये आप गुना कर दीजिए जरा, इसको अगर गुना कर दीजिएगा, देखिए जरा हम गुना कर देते हैं 37 और 27 का, 27 सत्ते कितना हो जाता है, 7 49 के 9 हासिल 4 हो जाता है, और 7 दूना 14 4 18 है ना। तो यहां पर पूरा 9 लिख देते हैं हम, हासिल 18। अब दोस्तों 27 3 81 हो जाता है, क्योंकि 20 3 60 7 81,
81 या 18 इसमें जोड़ देंगे तो 8 1 9 और 8 1 9, ये 999 हो गया। यानी 999, तो ये आया 999 अब प्लस 3 पचे 15 रुपया इधर से, तो इधर से तो एक चला गया तो 1014 रुपया, 1014 रुपया में सबको बेच दिया। कहता उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो निकाल लीजिएगा ना। 114 रुपया के लाभ हुआ उसको, क्योंकि 900 में खरीदा, 1014 में बेचा, तो 114 रुपया को 100 इधर और 14 उधर, लाभ हुआ कितना पर, क्रयमूल पर 900 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 1 5 5 1 6 नहीं कटेगा, भाग दे दीजिए। 16 नमा 44 से नहीं, 14 13 नमा 17 से, 12 नमा 108, 12 पूर्णांक 108 हो गया, 12 108 6/9 लिख सकते हैं। उसको और काट सकते हैं, ऊपर 6 का आधा, सॉरी 6 को 3 से 3 दूना 6, नीचे 3 3 9 काट सकते हैं। चलिए आगे चलिए। अगला सवाल है, कहता है इसमें इकाई अंक बताइए। इकाई अंक, देखिए इकाई अंक निकालने के लिए क्या है भैया, पहला बात कि 0 1 5 6 ये नो चेंज होता है। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना दिए थे, आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में, तो वो वीडियो पड़ा हुआ है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया था जब अपना एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे थे और अभी भी आए। इसमें कुछ नहीं करना है। देखो 0 1 5 6 यानी कि अगर बेस का इकाई अंक, मतलब बेस नीचे है पावर ऊपर है, बेस का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 में का है तो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, है ना, तो वो रूल नहीं लगता है। ये 7 लिख लो, पावर को 4 से भाग दो। अब कहोगे पावर को 4 से क्यों भाग देते हैं, इसलिए कि चौथे बार के बाद पुनरावृत्ति हो जाती है किसी भी संख्या का। डिटेल में आप लिख दीजिएगा मैथ मस्ती यूनिट डिजिट, है ना, बस आपको मिल जाएगा। चलिए 4 से अगर भाग लगाते हैं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, शेष बचा 1, 1 पर 5 15, 4 3 12, शेष बचता है 3, यानी यहां 3 उतार देना है, माइनस 3 लिख दिए। 4 से 58 में भी भाग दीजिए, 58 में कितना से भाग दीजिए, 4 से, हमेशा 4 से भागे देना है और शेषफल निकाल लेना है। चलो शेष आया 1, 1 पर 8 18, 4 चौका 16, शेष कितना 2, बस अब यहां 2। 7 का क्यू होता है 343 और माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, 13 में से 9 गया तो 4, यूनिट डिजिट 4 हुआ। इधर वाला डिजिट से हमको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक 4 हुआ बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने ये है, देखिए कहता है कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का अनुपात 6:7:8 है, तब पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तब c का मान क्या होगा। इसमें पूछा हम लोगों से कि c का मान बताइए जरा कितना होगा। ठीक, आइए c का मान बताएंगे। एक काम करते हैं, इन सब में ना x सटा देते हैं, x और जोड़ देते हैं, तो a मिलेगा 2 बार, b मिलेगा 2 बार, c मिलेगा 2 बार, तो 2 कॉमन लेकर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी ही है ना इसमें। अब बराबर 6 7 13, 8 7 15, 15 6 21, 21 x हो जाएगा इधर। अब ये देखिए 2 और a प्लस बी प्लस सी का मान वहां 14 दिया हुआ है, तो 14 रख दिए। अब बराबर कितना हुआ, 21 x हुआ। 7 से काटा तो 2 बार में, 7 से काटा तो 3 बार में, है ना। अब ये 2 दूना 4, 4/3 हो गया हमारा x का मान। आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है c का मान, तो c तो तब निकलेगा जब a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी का मान घटेगा। a प्लस बी प्लस सी का मान तो है 14, माइनस a प्लस बी का मान घटाओ, तो देखो a प्लस बी का मान यहाँ है 6x, यानी 6x घटाना होगा, यानी 14 में से 6 और x के जगह कितना भैया 4/3, यानी 3 दूना 6, यानी 14 में से 4 दूना 8 घटेगा तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना। चलिए आइए अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिए, तो
क्या कहता है अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने कहता है कि x बराबर 2 माइनस रूट 3, तो पूछता है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, अब लीजिए एक काम करिए, कुछ नहीं, x का मान इतना है ना, तो 1/x का मान जो होगा केवल यहां का चिन्ह बदल दीजिए, 2 प्लस रूट 3। ऐसा तब आप कर सकते हैं जब नीचे वाले दोनों संख्या का, ये जो संख्या है ना, इनके वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा 1। अब इसका मान निकालना है तो x के जगह आप रखोगे यही 2 माइनस रूट 3 माइनस 1/x के जगह क्या रख दोगे, तो आप रखोगे 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब ये देखो 2 माइनस रूट 3, माइनस 2 हुआ माइनस रूट 3 हुआ। अब बताइए माइनस 2 प्लस 2 तो 0 हो गया। अब ये हो गया माइनस में 2 गो रूट 3, है ना, रूट 3 कितने बार, माइनस में 2 गो रूट 3। ठीक, चलिए सवाल ये भी है अपने नोट्स का ही जो पढ़ा रहे थे। देखिए 1/1 गुना 2 गुना 3 है, ठीक ना, प्लस 1/2 गुना 3 गुना 4 है ये, प्लस 1/ कितना है 3 गुना 4 गुना 5 है। इतना का मान पूछा है। तो 1 2 3 4 5, 5 तक तो है, तो 1 2 3 4 5 तक हम ले लिए गुना में। ठीक, गुना में ले लिए 5 तक। 1 2 3 1 2 3 कटा तो 4 5 20, एकम 20 हुआ। 2 3 4 तो 2 3 4 कट गया, तब 5 एकम 5, अब 5 से 1 में गुना, ये 5 हुआ। अब ले 3 4 5, इससे भाग देंगे तो 3 4 5 कटेगा, 2 बचेगा, 2 एकम 2 कहीं 2, यानी हो गया सोल्व आपका 20 5 25 और 2 27। 27 बट्टा कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120। चलिए 27/120, 5 चौके 20 3 60 दूना 120। आइए अगला सवाल आ जाते हैं। इस सवाल में दोस्तों थोड़ा सा त्रुटि है, इसमें कुछ छूटा हुआ है। इसमें क्या छूटा हुआ है कि एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए में एक मशीन खरीदा तथा उस पर ऊपरी व्यय 5,000 रुपया करता है। ठीक, अब कहता है कि यदि वह इसे 15% या जो भी हो, हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आगे की डिजिट मुझे याद नहीं, और हालांकि कुछ लोगों ने इसे अब फिर दोबारा भी टाइप किया, और तब तक मैं ये क्वेश्चन टाइप कर चुका था और ला चुका था। कहता कि यदि वह इसे 15% कम पर खरीदता, कम पर खरीदता तो बेचने पर 15% का लाभ होता तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बात जानना है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, कहता है कि व्यक्ति ने 70,000 रुपए में एक मशीन खरीदा, 70,000 है, 7 नहीं, 70,000 रुपए में एक मशीन खरीदा तथा उस पर ऊपरी खर्च उसको 5,000 हो गया, है ना। तो एक काम करिए, तो इसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया जानते हैं, 75,000 हो गया, 75,000। अब कहता है कि अगर वो 15% कम पर खरीदता तब बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। एक बात बताइए, अगर 15% कम पर खरीदता, इसका मतलब है कि वो खरीदता कितना में, इसका 15% कम, यानी 85% पर ही खरीद लेता, यानी वो नया, अब नया कहा जा रहा है, नया सीपी कहा जा रहा है। कितना जानते हैं, यही 75,000 का 85%, क्योंकि 15% कम पर खरीदता तो 85% पर खरीदता, और 85% का मान कितना हो जाता है, 85% मतलब बट्टा में 100, यानी कि आप इसको काट देंगे 5 से काट देंगे 17 बार में, और 5 से काट देंगे 20 बार में, 17/20 बार, यानी कि इतना को खरीदता कितना पर, वो 85% पर। अब इसको हम अगर हल करते हैं तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 17/20, यानी कि 0 से 0 काट देते,
और 2 से इसको हम अगर काट देते तो भैया 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10 और 1 0, और फिर 17 से गुना कर देते, 0 हो गया, और 17 से गुना कर देते, 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, और 17 सत्ते 19 से 119 और 8 127, 127 हासिल 12, और ये 17 तिहाई 51 और 12 51 और 12, 2 आ 1 3, 5 आ 1 6, यानी ये हो जाता 63,750। दोस्तों यानी कि हम उसको बेचते, सॉरी हम खरीद के लाते कितना में, 63,750 में। अब 63,750 में खरीद के लाते, अगर 15% कम पर खरीदते, तब कहता है बेचने पर 15% का लाभ होता, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 15% लाभ पर बेचेंगे, इसका मतलब कि फिर इतना में ही हम बेचते, यानी चूंकि देखिए 15% छूट पर खरीद के लाए तो इतना, अब 15% लाभ पर बेचेंगे, यानी कि अब हम बेचेंगे इतना को, सॉरी 15% लाभ पर, इसका मतलब है कि 15% का मान हुआ कितना 3/20, अब बेचेंगे हम 23/20 पर, यानी 63,750 का 23/20 पर बेचेंगे, तभी तो हमको लाभ होगा 15% का। अरे 15% लाभ का मतलब है कि इसमें 115% से गुना, ठीक है, 115% का यही मान है। अब इसको काट उठ के जो भी आ जाए, ये नहीं आएगा, जो आ जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। यानी इसमें हो सकता है कि डिजिट में कोई हेरफेर रहा हो या न रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है तो पक्का पूरा हो सकता है कि कोई सवाल में का डिजिट मिसमैच हो सकता है, टाइप वही रहेगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजा क्रम से एबीसी है तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी और ये कर्ण मान लो सी है, ठीक है, तो कहता है कि उनकी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो परिवृत्त की त्रिज्या के लिए ना आपको दोनों यानी लंब आधार के योग में से कर्ण को घटा के 2 से भाग लगाना है, बस ये फार्मूला ही है, और ये आपसे फार्मूला ही पूछा था कल के एग्जाम में, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा, देखिए एक क्वेश्चन ये भी था कि त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा का मध्यबिंदु डी है तथा एडी लंब है, तो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एडीसी का कितना गुना होगा। एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी, और बीसी भुजा का मध्यबिंदु कौन है, डी, और एडी लंब भी है, लीजिए। तो ये तो पक्का होगा कि या तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा या समबाहु त्रिभुज होगा, तभी ये लंब जो है ना, लंब एकदम बीच में आया है, ये दोनों साइड तो बराबर होगा तभी, और तीसरा साइड भी बराबर रहेगा तभी बीच में आएगा, है ना। अब कहता है, तो कहता है कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज एडीसी का कितना गुना है। तो ये तो त्रिभुज 2 भाग में बराबर भाग में बट गया नहीं, तो इधर वाला एरिया का ये पूरा एरिया कितना गुना, तो 2 गुना है, 2 गुना आपका आंसर हो गया। और क्या कहता है कि एडीसी का ये एबीसी कितना गुना है, बड़का त्रिभुज, तो दुगना है ना। चलिए अगला सवाल में आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है 15 में कॉट ए बराबर 1/√3 है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा। यानी आपसे ये कह रहा है कि कॉट ए बराबर, यहां कॉट ए बराबर है कितना 1/√3, तो पूछ लिया है कि 1 माइनस cos 2a बट्टा में 1 प्लस cos 2a का मान क्या होगा। ये आपको 10 जनवरी को पूछा गया सवाल। देखिए कॉट थीटा में कितना का मान 1/√3 होगा, तो tan 30 में होता है, लेकिन इसमें 60 में होगा, यानी 60 डिग्री हुआ ए का मान। ए का मान कितना हुआ 60 डिग्री, आप यहां रख लो, तो 1 माइनस कॉस, यहां 60 रखोगे तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120 डिग्री, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस 120 डिग्री। 120 कहां से आया भाई, ए के जगह 60 रखे, 60 दूना 120। अब कॉस 120 डिग्री का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। कॉस 120 डिग्री का जो मान होता है हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखिए
ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें स्टार ट्रिगो क्लासेस साइन और कॉसेक होता है, तो कॉस नेगेटिव रहेगा, चिन्ह आएगा माइनस का। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस थीटा ही लिखाएगा। 90 के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। 90 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, तो कॉस बदलेगा साइन में, यानी साइन 30 डिग्री लिखा जाएगा। 90 और 270 में बदलता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो माइनस में 1/2। ठीक, अब देखिए, तो ऊपर में यहां देखिए 1 माइनस है, अब माइनस 1/2 आया। फिर बात करिए नीचे 1 प्लस, अब माइनस 1/2 आया, इतना का मान। अब ऊपर क्या हो गया 1, ये तो प्लस में हो जाएगा, तो आधा 1 हो गया 1.5, यानी 3/2 बट्टा में आया। 1 में से ये आधा घटबे करेगा, तो आधा होगा, आधा से आधा गया तो 3 हो गया आपका आंसर। यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल है 16 का, था 8 पुरुष और 12 महिला एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की तुलना में दुगना समय लगाती है, तो कितने दिन में 12 आदमी उस काम को पूरा कर पाएंगे। देखिए पहले 8 पुरुष और 12 महिला एक काम को 9 दिन में करते हैं। कुल काम की मात्रा होगा वर्कर गुना दिन, ठीक ना। तो यहां देखिए 8 पुरुष और 12 महिला यानी 12 वुमेन, ये सब मिलकर करते हैं तो 9 दिन लगता है। तो ये कुल काम हुआ। सवाल कहता है कि एक महिला एक पुरुष के तुलना में दुगना समय लगाती है। एक महिला जो है एक पुरुष के तुलना में दुगना समय लगाती है, इससे दुगना समय महिला ले लेती है, क्योंकि बेचारी काम करने में ना थोड़ा कमजोर है। सुनिएगा, महिला है। अब देखिए, तो भगवान ने ही शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर बनाया है, ध्यान देना। तो महिला जो है पुरुष से दुगना समय लेती है, तो क्षमता का जो रेशियो होगा भैया, क्षमता का रेशियो उलट जाएगा, 1:2 का हो जाएगा, 1:2 का हो जाएगा। होगा क्या जानते हैं, समय का उल्टा क्षमता। समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। जैसे देखो इस समय 1 घंटा ले रहा है, क्योंकि इससे क्षमता इसका दुगना है। बस अब इससे मतलब रखना है। अब ध्यान देना, यह काम हमको करवाना है 12 आदमी से। 12 आदमी कितने दिन में कर देगा, ठीक है। तो एक आदमी का क्षमता क्या है, क्षमता आदमी का 2 आया है, तो यहां 2 रखेंगे। औरत का क्षमता 1, आदमी का क्षमता 2। बस सवाल अब सोल्व करो। 8 दूना 16, 16 12 हो गया कितना 28, ऊपर में गुना 9, नीचे देखो 12 दूना 24, है ना। काटते हैं अगर हम, 3 तियाई 9, 3 8 24, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, ऊपर हो गया 21/2, 10.5 दिन लगेगा। 12 आदमी को वही काम करने में कितना दिन लगेगा, 10.5 दिन। ठीक, चलिए एक सवाल में यहां थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी है। गड़बड़ी यह है, कोई धनराशि 5 बरस में अपने की दुगनी हो जाती है, ऐसा रहता तो कितने बरस में अपने की 25 गुनी हो जाएगी। अपनी की दुगनी हो जाती है तो कितने बरस में फिर अपने की 25 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज में एक फार्मूला है, n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। और अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कह के नहीं बोलता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला है तो समझिए वो साधारण ब्याज का ही सवाल है। आइए तो ध्यान दीजिएगा, n मतलब गुन्ना होता है, n2 मतलब दूसरा बार गुन्ना होता है। कोई धनराशि 5 बरस में, तो 5 तो यहां हो जाएगा पहला टाइम के जगह, 5 बरस में दुगनी हो जाती है तो 2 गुनी -1 फार्मूला वाला। अब 25 गुना करना है तब 25 यहां लिख दिए -1, और t2 निकालना है, t2 निकाल देंगे। 2 में से 1 गया तो भैया 1 बट्टा नीचा हो गया 24, अब बराबर हो गया 5, अब बट्टा हो गया t2। तो भाई साहब t2 बराबर कितना हो जाएगा, लीजिए 24 × 5 = 120, यानी 120 वर्ष लगेगा उस धन को, जो धन 5 साल में केवल दुगना हुआ है, तो 120 साल में जाकर वो 25 गुना होगा। ठीक, आइए बहुत अच्छा सवाल एक है,
कहता है कि दो स्टेशन के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। दो ट्रेन विपरीत दिशा में, हाँ एक बार दो होगा, ठीक है, दो ट्रेन विपरीत दिशा में एक दूसरे के तरफ एक साथ चलती है और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर कहीं मिलती है। दोनों ट्रेन के चाल का अनुपात क्या है? देखिए, दो स्टेशन था, एक स्टेशन से इधर से गाड़ी चली और एक दूसरी गाड़ी उधर से चली, ठीक है ना, इधर से चली उधर से चली और दोनों के बीच का डिस्टेंस था 200 किलोमीटर। एक ही बार दोनों गाड़ी खुल गए, लेकिन हो सकता है कि कहता है कि एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर जाकर मिल गए। इधर से एक गाड़ी गई 110 किलोमीटर, ठीक, इधर से एक गाड़ी आई तो ये कितना आई होगी बताइए? ये आई होगी 90 किलोमीटर। नहीं समझे? क्योंकि 110 और 90 200 किलोमीटर है और दोनों मिलेगी तब ना, जब 200 किलोमीटर तय हो जाएगा। इधर से जाएगी उधर से आएगी और दोनों तभी मिलेगी जब 200 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगा। तो कहता है चाल का अनुपात, तो इधर वाला का V1 कर लेते हैं, इधर वाला का V2 कर लेते हैं, और एक के साथ चला है तो चलते चलते समय बराबर हुआ, यानी ये 110 किलोमीटर दूरी को ये V1 के चाल से चला और उधर वाली गाड़ी 90 किलोमीटर दूरी को V2 के चाल से चला, ठीक। दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, दोनों समय है इसलिए आपस में बराबर, क्योंकि एक ही साथ चला था, समय बराबर होगा। कट गया। आइए V1 को उधर भेज दीजिए, इधर 11 जीव का 9 आ गया नीचे में, अब V1 ऊपर चल गया, V2 नीचे हो गया। तो यही अगर आपसे अनुपात पूछता है तो V1 अनुपात V2 अब बराबर हो जाएगा 11 अनुपात 9। 11 अनुपात 9 आपके इस सवाल का जवाब। 11/9 का मतलब 11 अनुपात 9 ही होता है। देखिए ये सवाल तो इतना आसान सवाल तो शुरू में पूछा था कि ए किसी काम को 15 घंटा में, अब बी उसी काम को, बी उसी काम को 18 घंटा में करता है, बताओ कि दोनों मिलकर कितने घंटा में कर देगा। तो ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। 15 गुना 18, अब 15 18 नीचा 33 है ना, जोड़ के ए प्लस बी बट्टा ए इंटू बी बट्टा ए प्लस बी हुआ, ए इंटू बी बट्टा ए प्लस बी हुआ। जब दो आदमी मिलकर काम करता है तो ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन लगता है, ये फार्मूला ही है। अगर 3 से काटते हैं 6 बार में, 3 से काटते हैं तो 11 बार में, 15 छक्का 90 बट्टा 11 इतना दिन लगेगा। भाग देने की जरूरत हो तो दे देना।